Hello everyone. Welcome back to my channel at Anushka Biology 360. So I welcome you all again on my another lecture of human health and disease. I will try कि आज ये चैप्टर हम लोग समेट दें, बस बिल्कुल ख़त्म कर दें यार, काफ़ी दिन हो गए इसको चलता है ना, बट क्या कर सकते हैं अपन, जितना चैप्टर दिया हुआ उतना तो पढ़ेंगे। चलो तो बकवास कम करते हैं। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। अब देखो, सर्वेज एंड स्टैटिस्टिक शोज, देखो जो फालतू की लाइन आएंगे अगर एडोलेसेंस वगैरह में, वो मैं ट्राई करूँगी अवॉइड करने का, क्योंकि उसमें से सवाल नहीं आते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। सर्वेज एंड स्टैटिस्टिक शोज दैट द यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल हैज़ बीन ऑन राइज स्पेशली अमंग द यूथ। हम लोगों को पता है आजकल कितना ड्रग्स का चक्कर है, तो यूथ के अंदर स्पेशली जो यूथ्स लोग हैं उनके अंदर ड्रग्स का बहुत ज़्यादा चलन है, बहुत ज़्यादा वो लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। दिस इज़ रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न एज इट कुड रिजल्ट इन मैनी हार्मफुल इफेक्ट। ये ऑब्वियसली बात है, हम लोगों को इस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ये एक कंसर्न की बात है, लापरवाही बरतने की बात नहीं है, क्योंकि इससे हमारा बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हम लोगों पर हो सकते हैं, हमारी सोसाइटी पर हो सकता है। Proper education and guidance would enable youth to safeguard themselves against these dangerous behavior pattern and follow healthy lifestyle। अगर हम अच्छे से उनको एजुकेट करें, अच्छे से उनको गाइड करें, तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी हम लोगों के लिए कि वो लोग जो ड्रग्स के चंगुल में फंसे हुए हैं वो उससे बाहर निकल सकें और एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके जी सकें ईजिली। समझे। अब आगे आता है द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड। जो जनरली कॉमनली ड्रग्स लिए जाते हैं उनका क्या नाम है? ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्केलॉइड्स। मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट। ज़्यादातर ये हमें एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट से ही मिलते हैं, कुछ इसमें से फंगस से भी हमको मिलते हैं। ओपियोइड्स, एक मिनट, ओपियोइड्स क्या है? Opioids are the drug which bind to specific opioid receptor present in our central nervous system and gastrointestinal tract। देखो ये चीज़ ज़रूरी है। opioid ऐसे ड्रग होते हैं जिनका एक opioid स्पेसिफिक रिसेप्टर हमारी बॉडी में होता है। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और एक हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। हीरोइन जो होता है, हीरोइन को हम लोग कॉमनली स्मैक कहते हैं। वो कटरीना कपूर वाली नहीं, कटरीना कैफ होती है ना शायद, हाँ कटरीना कैफ, करीना कपूर वाली हीरोइन नहीं। हेरोइन कौन सी ड्रग का नाम है? हीरोइन को हम जनरली क्या कहते हैं? स्मैक कहते हैं। वो एक केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन है विच इज़ अ वाइट, जो कि सफ़ेद होती है, ऑर्डरलेस, स्मेल नहीं आती, बिटर कड़वी, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, तो वाइट ऑर्डरलेस और बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होती है। दिस इज़ ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन भी एक ड्रग है, लेकिन मॉर्फिन का कुछ फ़ायदा भी होता है, डॉक्टर लोग काफ़ी यूज़ में लेते हैं इसको। ड्रग्स की तरह नहीं बे, काफ़ी फ़ायदा होता है इसका उस तरीके से, ठीक है। आगे आएगा, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन के बाद हम लोग को क्या मिलता है? स्मैक मिलती है या हेरोइन मिलता है, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पैपेवर सोमनीफेरम। एक पॉपी प्लांट है जिसका नाम है पैपेवर सोमनीफेरम। उससे हमको क्या मिलता है? उसके लेटेक्स से हमको मॉर्फिन मिलता है। मॉर्फिन के एसिटाइलेशन के बाद हमको हेरोइन मिलती है। जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग, इसको स्नॉट करके लिया जाता है या इंजेक्शन से भी लेते हैं। हीरोइन एक डिप्रेसेंट होता है, ऐसा नहीं लोगों को डिप्रेस कर दिया। डिप्रेसेंट मतलब जो डिप्रेशन के टाइम पे हम लोगों के साथ होता है, हमारी हेल्थ के साथ होता है, मतलब एकदम वीकनेस लगती है बॉडी के अंदर, एकदम थकान सी लगती है, हर काम करते टाइम कुछ करने का मन नहीं करता, बस पड़े रहो, तो हीरोइन भी एक डिप्रेसेंट की तरह काम करते हैं और हमारे बॉडी के फंक्शंस को स्लो कर देती है। देखो डायग्राम, ये पैपेवर सैमनीफेरम का प्लांट है, इधर राइट के अंदर, और लेफ्ट में केमिकल स्ट्रक्चर दिया है मॉर्फिन का, जो तुम लोगों को याद रखना है। बस इतना कि तुम लोग मॉर्फिन और कैनाबिनॉइड के स्ट्रक्चर में कंफ्यूज ना हो, बस इतना याद रख लो, बाकी चल जाएगा काम। अब आता है कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड केमिकल्स का एक ग्रुप होता है जो कि इंटरेक्ट करता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से, जो कि प्रिंसिपली कहाँ होते हैं? ब्रेन के अंदर होते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनबिस सटाइवा। कैनबिस सटाइवा नाम का जो प्लांट है उसके इन्फ्लोरेसेंस से हमको ये कैनाबिनॉइड मिलता है। एक मिनट वेट सेकेंड, हाँ हमको ये कैनाबिनॉइड्स मिलते हैं। तो जो फ्लावर टॉप है, जो उसकी लीव्स हैं, या फिर उसका जो रेजिन है कैनबिस प्लांट का, वो हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन ड्रग्स के बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्या बना सके? मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये सब हम लोग बना सके। किससे? कैनबिस सटीवा के फ्लावर टॉप, लीव्स, रेजन और उसके इन्फ्लोरेसेंस से हम लोग ये सब बना सकते हैं। जनरली इसको हम इनहेल करके लेते हैं या फिर ऑरल इंजेक्शन के साथ लेते हैं। ये जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, उसके ऊपर इनका इफ़ेक्ट होता है, इस वजह से ये जान जाते हैं। मतलब कैनाबिनॉइड्स को क्यों जानते हैं हम लोग? क्योंकि इनका इफेक्ट हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे होता है। लेफ्ट में कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर है एंड राइट में लीव्स है।
लीफ है कैनाबिस सटिवा की। अब आता है कोका एल्केलॉइड और कोकेन। अब कोकेन क्या होता है, तुम लोगों ने सुना होगा जैसे मूवीज़ वगैरह में, CID वगैरह में, कि कोकेन की ट्रांसफ़र हुई है, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हुआ है। तो कोका एल्केलॉइड और कोकेन ये हमको कोका प्लांट से मिलता है, जिसका नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका। ये कहाँ मिलता है, साउथ अमेरिका में मिलता है, साउथ अमेरिका का नेटिव है। तो इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। हमारी बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है बेटा, जिसका नाम होता है डोपामाइन। डोपामाइन के ट्रांसपोर्ट में, डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामाइन के ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करता है कौन, कोकेन करता है। कोकेन जो होता है उसको हम कॉमनली कॉक या फिर क्रैक कहते हैं, जिसको हम जनरली स्नॉट करते हैं। इट हैज़ अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड प्रोड्यूस इंक्रीज एनर्जी। इसकी एक पोटेंट मतलब ये काफ़ी अच्छा स्टिमुलेंट होता है, हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करता है, एक्टिव करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया, यूफोरिया मतलब फीलिंग ऑफ वेलबींग, मतलब कि सब अच्छा है, इस तरीके की फीलिंग आती है। तो सेंस ऑफ यूफोरिया मतलब फीलिंग ऑफ क्या क्या बोला था मैंने, मैं भूल गई ना, फीलिंग ऑफ ऑल गुड इस टाइप का कुछ होता है। एंड इंक्रीज एनर्जी, और इससे हमारी एनर्जी भी बढ़ती है। एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन कॉज हेलुसिनेशंस, मतलब हेलुसिनेशन जैसे कि चक्कर आने लगता है, बहुत घबराहट सी होने लगती है, जी घबराने लगता है ना। तो अगर हम बहुत ज़्यादा कोकेन कंज्यूम कर लेते हैं तो हमको हेलुसिनेशंस होती हैं। हेलुसिनेशन में बेटा एक एपिसोड देखा था मैंने CID में, उसको हेलुसिनेशंस इतने ज़्यादा होते हैं कि उसको अपना जो सपना है वो उसको रियलिटी टाइप दिखने लगता है। मतलब जो जो उसने सपने में देखा वो ऐसा लगता है उसके सामने चल रहा है एक बड़ी स्क्रीन पे, और उसमें जो लोग थे मतलब कुछ ऐसा मर्डर वर्डर का सा सीन था। बट हेलुसिनेशंस में उसने कुछ उल्टा सीधा देख लिया था, मतलब जो एक्चुअल में था नहीं बट उसको दिखा था। तो ये सब भी हेलुसिनेशंस का ही नतीजा है। अदर वेल नोन प्लांट, दूसरा जो वेल नोन प्लांट है हमारे शिवजी से रिलेटेड क्या है, जिसके पास हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी है, वो है एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा। ठीक है, दूसरे वेल नोन प्लांट जिसकी हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, दोज आर एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा। आजकल हम लोग कैनाबिनॉइड्स को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, देखो इससे एनर्जी बढ़ती है, तो ऑब्वियसली जो एथलीट होंगे या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे वो लोग इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो कैनाबिनॉइड्स कैसे होते हैं, हेलुसिनेशंस प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा क्या बताए, एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा। फिर आता है ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट्स, एम्फीटामाइंस एंड बेंजोडायजेपामाइंस। बार्बिचुरेट्स, एम्फीटामाइंस एंड बेंजोडायजेपामाइंस ये कुछ सिमिलर ड्रग हैं that are normally used as medicine to help patient cope up with mental illness like depression and insomnia। अगर किसी को नींद नहीं आती है, किसी को डिप्रेशन का शिकार है कोई, तो डिप्रेशन और इंसोम्निया को क्योर करने के लिए ऐसे पेशेंट को हम लोग क्या दवाई देते हैं, बार्बिचुरेट्स देते हैं, एम्फीटामाइंस देते हैं और बेंजोडायजेपामाइंस देते हैं। आर ऑफन अब्यूज्ड, ज़्यादातर यही लिया जाता है, बट हाँ डॉक्टर दे तो ज़्यादा बेटर रहता है। मॉर्फिन एक वेरी इफेक्टिव सेडेटिव और पेन किलर है। मॉर्फिन एक अच्छा पेन किलर है, इफेक्टिव सेडेटिव है, तो कुछ पेशेंट को दिया जाता है एंड इज़ वेरी यूज़फुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। जिन लोगों की सर्जरी हुई है उनको मॉर्फिन दिया जाता है ताकि वो ईजिली कॉप अप कर सकें उस पेन के साथ, क्योंकि पेन किलर है वो। ठीक है, तो सेवरल प्लांट, फ्रूट, सीड्स हैविंग हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज हैव बीन यूज्ड फॉर 100 years इन फोक मेडिसिन, रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे के पूरे वर्ल्ड में रिचुअल्स, रिलीजियस सेरेमनीज और फोक मेडिसिन के नाम पे बहुत सारे ऐसे पुराने पेड़ पौधे हैं जिनको हम ड्रग्स की तरह यूज़ करते हैं, जिनके पास हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि धतूरा। तो व्हेन दीज आर टेकन फॉर अ पर्पज़ अदर देन मेडिसिनल, अगर हम मेडिसिन के अलावा हमारे ही खुद के सेल्फ यूज़ के लिए इनका यूज़ करते हैं तो इस तब इनको ड्रग्स का नाम दिया जाता है। और इन अमाउंट फ्रिक्वेंसी दैट इम्पेयर्स वंस फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन इट कंस्टिट्यूट ड्रग अब्यूज़। अगर हम दवाई का दवाई के रूप में इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए अच्छी है, बट हम दवाई से ज़्यादा अगर उसको कुछ ज़्यादा ही हम उसका एक्सेसिव डोसेज ले इन ड्रग्स का, तो ये हमारे मेंटली, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस पे ऑल्टर कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, और तब हम इसको ड्रग अब्यूज़ का नाम देते हैं। ठीक है, स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे ऑफ 100 ड्रग। अब पता है जैसे कि जो स्मोकिंग होती है वो भी एक ड्रग का ही है। वे टू हार्ड ड्रग्स, टबैको हैज़ बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर मोर देन 400 years। याद रखना, तंबाकू लगभग 400 सालों से ज़्यादा से पहले भी हमारे यहाँ पर यूज़ करी जाती है। हरियाणा में तो बहुत चलन है हुक्के वगैरह का ना।
तो इट इज स्मोक्ड, इसको स्मोक करा जाता है जैसे हुक्के में, कई लोग खाते भी हैं और यूज्ड एज अ स्नफ, और कई लोग स्नफ भी करते हैं। टबैको कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज इंक्लूडिंग निकोटिन एंड एल्कलॉइड। तंबाकू के अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं, एक का नाम दिया है जो कि है निकोटिन। निकोटिन एक एल्कलॉइड की कैटेगरी में आता है। निकोटिन स्टिमुलेट करता है हमारी एड्रिनल ग्लैंड को और रिलीज करवाता है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन किस्म ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, बोथ ऑफ विच रेज द, जिसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ जाता है और हमारी हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग। अगर हम ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो लंग कैंसर हो सकता है, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है और कैंसर ऑफ थ्रोट भी हो सकता है। हमको ब्रोंकाइटिस हो सकती है, एम्फाइसीमा हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो सकता है और गैस्ट्रिक अल्सर नाम की कुछ बीमारियां हो सकती हैं। तो टोटल 3 टाइप के कैंसर, 4 अलग बीमारी, तो 4 5 6 7 टाइप की बीमारियां हमको स्मोकिंग से हो सकती हैं। तो एक्सेट्रा। टबैको च्युइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। अगर तंबाकू चबा के खाएंगे तो ओरल कैविटी का क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो स्मोकिंग की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अब कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिशिएंसी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा, तो वो इजीली बाइंड कर जाएगी कंटेंट इन ब्लड एंड रिड्यूसेस द कंसनट्रेशन ऑफ हीमोबाउंड ऑक्सीजन। और फिर हीम के साथ जो ऑक्सीजन बाउंड है उसको कम कर देगी। हमारी बॉडी में अगर हम ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगा और हीमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन अटैच्ड है वो हटना शुरू हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। देखो, when one buys packet of cigarette, one cannot miss the statutory warning that is present on the packaging that warns against smoking and says how it is injurious to health। ये तो तुम लोगों को भी पता है, जैसे बीड़ी सिगरेट अगर किसी का पैकेट अपन लेते हैं तो उसके ऊपर कैंसर का सा पेशेंट बना होता है ना, बहुत गंदा सा दिखता है यार, वो बहुत डरावना सा, तो वो चीज़ भी एक वार्निंग देते हैं उस पैकेट के ऊपर कि भाई नहीं लेनी चाहिए, बट स्टिल पीपल डोंट केयर अबाउट दैट, तो लोग फिर भी लेते हैं, भाई क्या कर सकते हैं। Yet smoking is very prevalent in society, but both among young and old. Knowing the dangers of smoking and chewing tobacco, हम लोगों को ये पता है कि तंबाकू खाने से हम लोगों को क्या क्या नुकसान हो सकता है, बट स्टिल वी कैन नॉट स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस हैपनिंग इन अवर सोसाइटी। तो बूढ़े लोगों में भी बहुत चलन है यार, गाँव में तो लगभग सब लोग ही बीड़ी पीते हैं ना, तो तंबाकू वगैरह का भी बहुत चलन है। तो ये सब चीज़ें लोगों को पता है कि ये नुकसानदायी हैं, बट स्टिल किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता खुद की हेल्थ को देख के। एंड इट्स एडिक्टिव नेचर, और उसका एडिक्टिव नेचर भी है कि भाई इसकी लत लग जाएगी, हमको वो भी पता है। द यंग एंड ओल्ड नीड टू अवॉइड दीज हैबिट। उन लोगों को, जो यंग लोग हैं और जो बूढ़े लोग हैं, उनको ऐसी आदतें छोड़ देनी चाहिए। एनी एडिक्ट रिक्वायर काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प टू गेट रिड ऑफ हैबिट। जिसको भी अगर कोई एडिक्शन है तो उसको मेडिकल किसी पर्सन की ज़रूरत होती है ताकि वो उस हैबिट से खुद को बचा सके। अब आज अपना चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, चलो तो फिर ये तो फटाफट से हो जाएंगे। एडोलेसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज़। देखो, एडोलेसेंस मीन्स बोथ अ पीरियड। एडोलेसेंस का मतलब एक पीरियड भी होता है और एक प्रोसेस भी होता है, जिसके अंदर विच चाइल्ड बिकम मैच्योर इन टर्म्स ऑफ हिज और हर एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। जिसके अंदर सोसाइटी के अंदर जो बच्चे हैं वो लोग मैच्योर होने लगते हैं, ठीक है, अपने अपने जो पर्टिकुलर टर्म्स हैं उनके अंदर उनका एटीट्यूड थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, उनके जो बिलीव्स हैं, उनके जो मिथ फैक्ट्स वगैरह सब चीज़ों पे उनका भरोसा डिपेंड करता है कौन कितना मानता है, तो सब लोगों के दिमाग में क्लैरिटी से आने लगती है, ठीक है। तो द पीरियड बिटवीन, जो 12 से 18 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, मे बी थॉट ऑफ एज एडोलेसेंस पीरियड, वो लोग एडोलेसेंस के अंदर होते हैं, मतलब आई हैव क्रूज माई एडोलेसेंस पीरियड, ठीक है। तो 12 से 18 की उम्र के उम्र के जो बच्चे हैं वो लोग क्या हैं, एडोलेसेंट पीरियड में हैं अपने। तो दूसरे वर्ड्स के अंदर अगर हम कहें, एडोलेसेंस इज़ द ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। बचपन को और अडल्टहुड को, जवानी को, बचपन को और जवानी को जोड़ने वाला जो ब्रिज है वो क्या है बेटा, एडोलेसेंस है। तो एडोलेसेंस इज अकम्पेन्ड बाय सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस। हमारी बॉडी में बहुत बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। एडोलेसेंस दस इज़ अ वेरी वल्नरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब कहा जाता है अगर इस उम्र में बच्चा अच्छे से सीख जाता है तो उसको आगे तक वही आदत पड़ती है। जैसे कि मान लेते तुम्हारे स्कूल में कोई भी बच्चा है तो उसको कोई पर्टिकुलर आदत है, जैसे स्मोकिंग की ही है, तो अगर वो स्कूल में ही ऐसा है, मतलब जब वो 14-15 साल का ही ऐसी हरकतें कर रहा है, तो सोचो आगे तक तो उसका कितना बुरा हाल होगा।
है ना। तो एडोलेसेंस एक वो फेज़ होता है जहाँ बच्चा सुधर भी सकता है और जहाँ बच्चा बहुत ज़्यादा बिगड़ भी सकता है, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट। अब देखो तुम लोग पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हो, तो तुम लोगों को कुछ एडवेंचर अपनी लाइफ में चाहिए कि नहीं चाहिए, कुछ एक्साइटमेंट भी चाहिए और कुछ एक्सपेरिमेंट भी तुम लोगों को करने होते हैं कि भाई ये ऐसे है, ये ऐसे क्यों है। जैसे केमिस्ट्री में हम लोगों को RDX बनाना सिखाया था। हम लोग इतने पागल हो गए थे RDX बनाने में कि हम लोग ढूंढने लगे थे सामान एक्चुअल में कि कहाँ मिलता है, कैसे बनाएं। तो ये चीज़ें माना कि हम लोग गलत थे, बट स्टिल हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं बनाया, डोंट वरी। तो ऐसे एडवेंचर करने का मन करता है, एक्साइटमेंट रहती है बहुत चीज़ों की, है ना। और एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी बहुत क्यूरियोसिटी रहती है लोगों में। कंस्टिट्यूट कॉमन कॉजेज विच मोटिवेट यंगस्टर टुवर्ड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। और जैसे कि बहुत लोग स्मोक करते हैं, तो अगर तुम्हारे दोस्त ने कहा अरे एक बार ट्राई करके देख, एक बार तो पी के देख, तुम लोगों ने ट्राई करने में तुम लोगों ने पी लिया, तुमको टेस्ट सही लगा, एंड देन यू विल गेट अडिक्ट टू दैट, ठीक है। और फिर तुम्हारा ड्रग अब्यूज शुरू हो गया भाई, एक्सपेरिमेंट के चक्रों में। अ चाइल्ड्स नेचर क्यूरियोसिटी मोटिवेट हिम हर टू एक्सपेरिमेंट। एक बच्चे के जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है, ठीक है, उसकी जो जिज्ञासा है वही उसको मोटिवेट करता है ड्रग अब्यूज़ की तरफ, ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं कि ये वाला जो उम्र होता है ना, वो बच्चे का बिगड़ने का उम्र होता है। अगर बच्चे अच्छे से संभल गए तो संभल गए, क्योंकि इसमें बहुत बहकावे में आ जाते हैं बच्चे, है ना। तो दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाय इफेक्ट दैट माइट बी परसीव्ड एज बेनिफिट्स ऑफ एल्कोहल और ड्रग यूज़। Thus, the first use of drugs or alcohol may be out of curiosity or experimentation, but later the child starts using these to escape facing problems. अब जैसे कि कई लोग कहते हैं, हाँ शुरू में माना कि एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक है, एक बार पी ली, 2 बार पी ली, बट उसकी आदत नहीं लगनी चाहिए। बट कई लोग क्या करते हैं कि भाई मेरे को आज ये दुख है, आज मेरे को बीवी ने खाना नहीं दिया तो मैं पीऊँगा, मेरे को बॉस ने छुट्टी नहीं दी तो मैं पीऊँगा, मेरे को बॉस ने ज़्यादा काम दे दिया तो मैं पीऊँगा, हमारे पास ज़्यादा पढ़ाई का लोड है तो मैं पीऊँगा। मतलब बहुत सारी लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, सब लोग फेस करते हैं, बट उससे बचने के लिए ड्रग का या फिर अल्कोहल का सहारा लेना, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग बेटा, ठीक है। तो of late, stress from pressures to excel in academics or examination has played a significant role in persuading the youngster to try to alcohol and drugs. कई बच्चे होते हैं जिनके एग्ज़ाम्स में मार्क्स नहीं आते, है ना, पढ़ाई में बेचारे ठीक है बट स्टिल मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और बहुत स्ट्रेस होता है, घर वालों का प्रेशर होता है, तो वो चीज़ भी लोगों को मोटिवेट करती है। मोटिवेट तो क्या ही कर रही है बेटा, बट वो चीज़ उनको लेके जाती है ड्रग्स तक और अल्कोहल अब्यूज़ तक, ठीक है। द परसेप्शन अमंग यूथ दैट इज़ वेरी कूल एंड प्रोग्रेसिव टू स्मोक, यूज ड्रग्स और एल्कोहल इज़ ऑल्सो इन अ वे अ मेजर कॉज फॉर यूथ टू स्टार्ट दीज हैबिट। तुम लोगों ने इफ़ यू यूज़ इंस्टा, तो कई लोग होते हैं जो हुक्के वाली स्टोरी लगाते हैं, भाई बिल्कुल एकदम वो एटीट्यूड टाइप आ जाता है लोगों में कि भाई हम स्मोक कर रहे हैं तो हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, फिर स्टेटस पे लगाते हैं, स्टोरीज पे शेयर करते हैं। वेट अ मिनट बेटा, हाँ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हाँ डिस्टर्बेंस मैं डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रीब्यूशन में कंफ्यूज हो गई थी यार, आई एम सो सिली। हाँ तो ऐसे लोग होते हैं ना, मतलब कूल बनने के लिए और थोड़ा बहुत टोरा दिखाने के लिए कि भाई हम लोग स्मोक करके बहुत बड़ा ही काम कर रहे हैं, तो यूथ में ऐसा भी होता है, एक दूसरे को जलाने के लिए, चिढ़ाने के लिए वो ज़्यादा स्मोक करने लगते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत बात है। टेलीविज़न में देख लेते हैं, मूवीज़ में कोई एक्टर अगर स्मोक कर रहा है, तो कोई एक्टर अगर किसी का आइडियल है तो वो इंस्पायर कर देता है लोगों को, है ना। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि भाई वो गलत कर रहा है, बट स्टिल अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो, अगर कोई पर्टिकुलर इंसान बहुत ज़्यादा फेमस है लेकिन अगर वो गलत काम करे, तो ऑब्वियसली बात है उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं जो उससे इंस्पायर हुए हैं वो भी गलत काम करेंगे, है ना। तो टेलीविज़न, मूवीज़ में, न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेट ऑल्सो हेल्प। वाई इट्स नॉट वर्किंग, ये था न्यूज़पेपर हो गया, 1 मिनट बेटा, इट्स नॉट वर्किंग, what happened to my pan। इंटरनेट ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट दिस परसेप्शन। टेलीविज़न, मूवीज़, अखबारों से, इंटरनेट का तो बहुत ही गलत यूज़ कर रहे हैं लोग, तो इन चीज़ों से भी बढ़ गया है वो बात। अदर फैक्टर दैट हैव बीन सीन टू बी एसोसिएटेड विद ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ अमंग एडोलेसेंट आर अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीयर प्रेशर। और दूसरी बात जो लोगों को ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ की तरफ खींचती है वो है कि अनसपोर्टिव फैमिली होती है ना, बात पे ताने मारते हैं, पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस देते हैं तुम लोगों को, तो ये चीज़ भी लोगों को फिर स्मोकिंग की तरफ भेज देती है। दूसरा है, आगे आता है बेटा एडिक्शन और डिपेंडेंस। बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट्स
ड्रग आर फ्रिक्वेंटली यूज रिपीटेडली, हम लोगों को पता है ड्रग्स का बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ये तो हम लोग जानते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वन फेल्स टू रियलाइज इज द इनहेरेंट इंडक्टिव नेचर ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स। दूसरी बात जो हम बहुत मेन बात है जो हम भूल जाते हैं वो है कि ये लोगों की मतलब ड्रग्स और एल्कोहल की हम लोगों को लत लग जाती है, ये वाली आदत हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए। Addiction is a psychological attachment to certain effects such as euphoria and temporary feeling of well-being associated with drugs and alcohol। जैसे अगर अपन को एक बार अल्कोहल पी के लगा कि भाई ठीक है, मतलब जितने भी दुख थे तुम भूल गए, तो तुम बार बार उसको ट्राई करोगे। जैसे तुम सैड होगे तब वैसे तुम बोतल खोल लोगे, है ना। तो ये टेम्परेरीली एक मेंटली ये चीज़ हम लोग मेंटली क्या बना लेते हैं, एक ऐसी धारणा बना लेते हैं कि इसको पीने से सब ठीक हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग बार बार अल्कोहल का कंजप्शन बढ़ा देते हैं। तो एडिक्शन बस एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है किसी भी चीज़ से, उसका हम लोग फिर फ़ायदा वगैरह कुछ भी नहीं देखते हैं, उसका नुकसान फ़ायदा कुछ नहीं देखते हैं। आगे आता है दीज ड्राइव पीपल टू टेक दैम इवन व्हेन दीज आर नॉट नीडेड। जब ज़रूरत भी नहीं होती फिर वो लोग तब भी पीते हैं। और इवन व्हेन देयर यूज़ बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, और जब वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगे लोग तभी पीते हैं। विथ रिपीटेड यूज़ ऑफ ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर बॉडी इंक्रीज। जैसे ही हम लोग ड्रग्स का बार बार इस्तेमाल करेंगे तो जो टॉलरेंस लेवल है हमारे बॉडी की, हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स की जो टॉलरेंस लेवल है वो बढ़ेगी। कंसिक्वेंटली द रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोजेज ऑफ ड्रग्स ऑफ एल्कोहल लीडिंग टू ग्रेटर इनटेक एंड एडिक्शन। तो जब हम बहुत ज़्यादा ही अल्कोहल पियेंगे तभी हमारे रिसेप्टर्स काम करेंगे, तभी वो लोग एक्टिव होंगे, तभी वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल लेके उसकी हम एडिक्ट हो जाएंगे भाई। However, it should be clearly borne in mind that use of these drugs even once can be a forerunner to addiction। अगर हम उनको एक बार भी कंज्यूम करते हैं तो भी हमें आदत लग सकती है, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। Thus the addictive potential of drugs and alcohol pull the user into a vicious circle leading to their regular use from which he/she may be not able to get out। In the absence of any guidance or counseling, the person gets addicted and become dependent on their use। जैसे कि चक्रव्यूह में जाना तो तुम लोग फंस जाओगे, ये एक टाइप का चक्रव्यूह रचा हुआ है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, तो अगर अपन एक दो बार ड्रिंक कर लेते हैं या एक दो बार ड्रग्स कंज्यूम कर लेते हैं तो हम लोगों को सब ठीक लगता है। तो एक इस तरीके के चक्रव्यूह में तुम लोग फंस जाओगे जिसमें तुम फंस तो गए हो बट तुम लोगों से बाहर नहीं आया जा रहा। तो बिना मेडिकल काउंसलिंग, बिना साइकेट्रिस्ट के कंसर्न के तुम लोग नहीं बाहर आ पाओगे, तुम लोगों की आदत नहीं छूट सकती। कोई भी आदमी जिसको नशे की बहुत ज़्यादा आदत है वो इंस्टेंटली ये सब चीज़ें नहीं छोड़ सकता और छोड़नी भी नहीं चाहिए। अगर इंस्टेंटली छोड़ देता है उसकी बॉडी पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। जैसे चाय ले लो तुम, जैसे कि मैं हूँ, मेरे को चाय की बहुत बुरी लत है। मैं अगर सुबह चाय नहीं पीती तो आई कांट डू वर्क फॉर द होल डे, मतलब पूरे दिन आई एम जस्ट गुड फॉर नथिंग टाइप पर्सन, है ना। तो पूरे दिन मेरे से कुछ काम नहीं होता, थकान होती है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द फटता है ऐसे पूरी तरीके से। तो जब चाय की ही आदत ऐसी है जिसको हम इंस्टेंटली नहीं छोड़ पा रहे हैं तो ड्रग्स तो बेटा बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो इसको इंस्टेंटली ऐसे छोड़ने भी नहीं चाहिए, बट ये चीज़ शुरू में आदत ही नहीं लगानी चाहिए। पहली बात तो ये है ना, इतना कंज्यूम ही ना करें कि तुम फंस जाओ बाद में, तुमसे छूटे ही ना फिर, है ना। तो उसके बाद आता है डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिम्टम इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स एल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड। जैसे कि मैंने बताया कि अगर तुम किसी पर्सन को जो ड्रग एडिक्ट है उसको ड्रग ना दो एक दो दिन के लिए तो उसकी हालत देखना, वो बुरी तरीके से शिवर करेगा, चल नहीं पाएगा, गिर जाएगा, ऐसे रोने लगेगा बहुत गंदे तरीके से। किसी को अगर तुमने मूवीज़ वगैरह में देखा हो तो ये चीज़ें विड्रॉल सिम्टम है, विड्रॉल सिम्टम्स हैं ये, ठीक है। विड्रॉल सिंड्रोम है कि तुम लोगों ने उससे कुछ छीन लिया, अब वो उसके बिना रह नहीं पा रहा तो तुमको उसको ड्रग देना ही पड़ेगा, उसकी इतनी गंदी हालत हो जाती है। दिस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, उसको एंजाइटी होती है, शेकीनेस, थर थर काँपने लगता है, वो नोजिया, जी घबराने लगता है, स्वेटिंग, बहुत पसीने आ जाते हैं, विच मे बी रिलीव्ड व्हेन यूजेस रिज्यूम्ड अगेन। जब दोबारा तुम उसको ड्रग्स दे दोगे तो वो ठीक हो जाएगा भाई। इन सम केसेस, कुछ केसेस में विड्रॉल सिम्टम कैन बी सीवियर एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग एंड द पर्सन मे नीड मेडिकल सुपरविजन। अगर कुछ केसेस में तो अगर इंस्टेंटली ड्रग नहीं दिया, उसको छोड़ दिया बिल्कुल ही, जैसे वो ड्रग्स लेता था सालों से, मान लेते कोई 9-10 साल से ड्रग्स ले रहा, तुमने उसको 2-4 दिन ड्रग्स नहीं दिया, वो बहुत गंदी हालत हो जाएगी, तुमको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा उसको। कई लोगों की तो डेथ भी हो जाती है इसी वजह से, विड्रॉल सिम्टम की वजह से। डिपेंडेंस लीड्स द पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड्स टू satiate his her needs। these result in many social adjustment problem। मतलब अगर हम कोई पेशेंट है, ऑब्वियस सी बात है, कोई ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करता है, ड्रिंक करता है, तो उसको जहाँ पे भी पैसे दिखेंगे
वो उससे अल्कोहल ही ख़रीदेगा तो उसके फैमिली सोसाइटी में बहुत नुकसान होता है यार। फैमिली वाले पता नहीं कैसे झेलते होंगे ऐसे लोगों को। मैंने तो बहुत मूवीज़ में देखा है, मतलब जो जिनके पास बहुत इनकम का सोर्स बहुत कम है, बहुत ही कम है, वो मारपीट करते हैं फिर अपनी वाइफ से, ये सब चीज़ें होने लगती हैं फिर। तो डिपेंडेंस बहुत बहुत गंदी चीज़ है। तो फिर पेशेंट क्या करता है, जो भी डिपेंड है वो इग्नोर करता है सारी चीज़ें, उसको बस खुद से और अपने अल्कोहल से मतलब होता है। बाहर में जाओ सब लोग तुम, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है। इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग और एल्कोहल अब्यूज़। अब इनका इफ़ेक्ट क्या होता है? द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज़ आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर। बहुत गुस्सा आने लगता है, वेंडलिज्म, वायलेंस, मतलब बहुत गुस्सा, हिंसक टाइप हो जाते हैं वो लोग, है ना। तो एक्सेसिव डोसेस ऑफ ड्रग्स में लीड टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। अगर बहुत ज़्यादा ड्रग्स उसको दे दिए हैं तो वो कोमा में जा सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। किस वजह से? रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, सेरेब्रल हीमोरेज हो गया, है ना। तो ये बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं कंटिन्यूस ड्रग्स के डोसेस से। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स और देयर इनटेक अलॉन्ग विद एल्कोहल जनरल रिजल्ट इन ओवरडोजिंग एंड इवन डेथ। अगर हम जो ड्रग्स वगैरह उनको कंबाइन करके लेते हैं अल्कोहल के साथ तो भाई बहुत ही गंदा है। मतलब तुम लोग खुद आमंत्रित कर रहे हो, आयो यमराज हमको लेके जाओ, दिस टाइप ऑफ थिंग होती है। फिर द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़ अमंग यूथ इंक्लूड ड्रॉप इन एकेडमिक फॉर्म। अब जो लोग ज़्यादातर ड्रग्स लेते हैं तो वो लोग बंक करेंगे फिर क्लासेस, तो भाई पढ़ाई वढ़ाई में कोई लेना देना नहीं है उनको, तो मार्क्स वार्क्स कम आएंगे। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल कॉलेज, बंक करेंगे तो पता नहीं क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, ऐसे गंद मजाक गिरेंगे, कोई उनको मतलब नहीं है कि मैं कैसा साफ़ सुथरा दिख रहा हूँ नहीं हूँ, उनको कोई मतलब नहीं रह जाता। विड्रॉल, आइसोलेशन, खुद को एकदम आइसोलेट कर लेंगे, हटा लेंगे सब लोगों से। उनको डिप्रेशन होता है, फटीग होता है, गुस्से वाले हो जाता है, रेबेलियस बिहेवियर, गंदा सा जानवर जैसा बिहेवियर हो जाता है उसका। डिट्रियोटिंग रिलेशनशिप सबसे ख़राब कर लेते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ मैटर नहीं करता उनके लिए। फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज़, जो उनकी हॉबीज़ है, जैसे कि मान लेते हैं किसी को गाना गाना पसंद है, तो सब गाना वाना कौन गाता है, दारू पियो अपने आराम से, तो फिर ऐसा इंसान बन जाता है वो। चेंज इन स्लीपिंग, रात को नहीं सो रहे, दिन में सो रहे हैं, रात में पता नहीं कब सो रहे हैं कब जग रहे हैं, कुछ शेड्यूल का पता ही नहीं, स्लीपिंग शेड्यूल की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। ईटिंग हैबिट्स, खाना पीना क्या खा रहे हैं, बस ड्रग्स के काम चला रहे हैं दिन भर। फ्लक्चुएशन इन वेट, एपेटाइट, वज़न का पता नहीं, पहले 60 था कभी 20 पे आ चुका है ना। कईयों का वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाता है इन सब चीज़ों से। तो ये सारे बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं इनके। बहुत ज़्यादा अगर अपन ड्रग्स यूज़ करते हैं तो ये सब होना बहुत लाजमी है। तो दे मे बी इवन फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस ऑफ ड्रग एल्कोहल अब्यूज़ इफ़ एन अब्यूज़र इज़ अनेबल टू गेट मनी टू बाय ड्रग्स। अगर किसी को पैसे नहीं मिल रहे हैं तो ही और शी वो चोर भी बन सकते हैं, चुराने लगेंगे फिर पैसे। अगर देखो भाई लत अगर किसी को लगी है तो वो तो छुटने वाली इतनी जल्दी नहीं है, तो वो लोग तरीके ढूंढते हैं। इसी वजह से तो मर्डर बढ़ते हैं, इसी वजह से तो फिर मर्डर्स की हिम्मत बढ़ती है कि वो लोग इजीली मर्डर कर पाते हैं, है ना। कुछ भी कर देते हैं भाई वो ड्रग्स के बहकावे में आके। द एडवर्स इफेक्ट आर जस्ट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्सन हु इज़ यूजिंग ड्रग्स और एल्कोहल। जो इंसान जिसको खुद को ड्रग और एल्कोहल की लत लगी हुई है, सिर्फ ये बात उस तक ही सीमित नहीं है, उसके परिवार, दोस्तों को, सबको फ़र्क पड़ता है, सबकी लाइफ में अंधेरा आ जाता है भाई। एट टाइम्स द ड्रग एल्कोहल अडिक्ट बिकम द कॉज ऑफ मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। फिर उसके पैसे वैसे सब खत्म हो गए, भिखारी हो गए बेचारा, बिल्कुल ही मेंटली कुछ स्टेबल नहीं है। इज और एंटायर फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो बहुत दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट सबको झेलना पड़ता है उसकी वजह से। दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावीनियसली, डायरेक्ट इंजेक्शन इन द वेन्स यूजिंग निडल और सिरिंज आर मच मोर लाइकली टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शन लाइक एड्स, हेपेटाइटिस बी। मैंने पीछे बताया था जो इंट्रावीनियसली ड्रग लेता है उनको एड्स का खतरा उतना ही ज़्यादा होता है, और किसका, हेपेटाइटिस बी का भी। द वायरसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज डिजीज आर ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय शेयरिंग। अगर हम इन्फेक्टेड निडल सिरिंजेस यूज़ करते हैं तो वो जो वायरस है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है इजीली। तो एड्स और हेपेटाइटिस बी दोनों के दोनों इन्फेक्शन क्रॉनिक इन्फेक्शन है, लंबे समय तक चलने वाले और अल्टीमेटली फैटल, और लास्ट में मृत्यु ही होती है। तय है तो तय है। बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड ब्लड के साथ अगर ट्रांसफ्यूजन हुआ है या फिर सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के साथ ये चीज़ें फैल सकती हैं। द यूज़ ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग एडोलेसेंस में ऑल्सो हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अगर हम एडोलेसेंस के टाइम पे 12 से 18 के टाइम पे ही दारू का इस्तेमाल करना शुरू कर दें
तो इसके और भी ज़्यादा नुकसान है। इट कुड लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन अडल्टहुड, जवानी में तुम लोग तो भर भर के भी होगे। फिर द क्रॉनिक, अगर हम इतना ही ड्रग्स का यूज़ करेंगे, इतना ही अल्कोहल का यूज़ करेंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा और लिवर सिरोसिस, तुम लोग गूगल करके देखना एक बार लिवर सिरोसिस की बीमारी, तो लिवर के ऊपर ऐसे पानी पानी सा अजीब से बबल्स टाइप दिखेंगे तुमको, बड़ा अजीब सा लगता है देखने में ही यार। तो द यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नॉन टू एडवर्सली इफेक्ट ऑफ द फिटस। कई लोगों को बहुत गंदी आदत होती है, लेडीज़ को, फीमेल्स को, अल्कोहल की अगर वो एडिक्ट हो जाती है तो प्रेगनेंसी में अगर वो अल्कोहल कंज्यूम कर लेती हैं तो आने वाले फिटस को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ज़्यादातर दारू पीने से क्या होता है, लिवर सिरोसिस और डैमेज नर्वस सिस्टम कर देता है हमारे। अनदर मिसयूज ऑफ ड्रग्स इज़ व्हाट सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन डू टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। दूसरा, जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल तो क्या, खुद का नुकसान कर रहे हैं। दे मिसयूज नारकोटिक, एनाल्जेसिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, डाययूरेटिक एंड सर्टेन हार्मोन्स इन स्पोर्ट्स टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क एंड टू प्रमोट एग्रेसिवनेस एंड एज अ रिजल्ट इंक्रीज एथलेटिक परफॉर्मेंस। ये लोग नारकोटिक, एनाल्जेसिक्स का, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का, डायूरेटिक्स का और कुछ हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं, इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि भाई उनकी एग्रेसिवनेस बढ़ जाता है, उनकी परफॉर्मेंस तो बढ़ती है बट कई लोगों को निकाल दिया जाता है। जैसे कि खतरों के खिलाड़ी में एक इंडिविजुअल था, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं है, अगर तुम लोग देखते हो तो वो शायद ये कंज्यूम करता था, उसको इंजेक्शन ऐसे कुछ मिले थे जिसके बारे में उसने पूरी क्रू मेंबर को और किसी क्रू मेंबर को नहीं बताया था, ना मेन ऑनर को बताया था, जो शो चलाता है उसको भी नहीं बताया था, तो शायद उसको बाहर निकाल दिया था इंस्टेंटली सिर्फ इसी वजह से। ठीक है, द साइड इफेक्ट ऑफ द यूज़ ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन फीमेल्स इंक्लूडिंग मैस्कुला। अगर फीमेल्स ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़ करते हैं तो फीचर लाइक मेल्स, मतलब वो मेल वाले मैस्कुलाइजेशन आने लग जाती है, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, वो भी ज़्यादा क्रोध में आ जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो जाती है, बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होता है बॉडी पे, फेस पे, क्लाइटोरिस एनलार्ज होने लग जाती है, डीपनिंग ऑफ वॉइस डीप हो जाती है। मेल के अंदर क्या होता है, एक्ने होते हैं, इंक्रीज एग्रेसिवनेस मेन है, मूड स्विंग्स होता है, डिप्रेशन होता है, रिडक्शन टेस्टिकल्स का साइज़ कम हो जाता है, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन उनका कम हो जाता है, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन, किडनी और लिवर अपना काम अच्छे से ना परफॉर्म कर सकते हैं, ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट होने लग जाती है, प्रीमेच्योर बालनेस, जल्दी गंजे हो जाते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ने लगता है। ये जो इफेक्ट होते हैं वो परमानेंट रह सकते हैं अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो। एडोलेसेंट मेल और फीमेल के अंदर सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने एंड प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स में रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ। अगर हम बहुत छोटी उम्र में ही इन चीज़ों का यूज़ करने लग जाएं तो हमारी बोन की जो लॉन्ग बोन की ग्रोथ सेंटर है वो बंद हो जाएगी, तो हमारी ग्रोथ क्या हो जाएगी, बंद, तो हम लोग छोटे छोटे रह जाएंगे। अब आते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे बचें हम इनसे। द एज ओल्ड एडज ऑफ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर होल्ड्स ट्रू हेयर ऑल्सो। यहाँ पर भी ये बात एकदम सत्य कही जाते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट हैबिट्स सच एज, जैसे कि स्मोकिंग है, ड्रग्स लेने की आदत है, अल्कोहल की, ये ज़्यादातर हमको यंग एज में आने की ज़्यादा संभावना है, मतलब जिस एज में मैं हूँ उस एज में। मोर ड्यूरिंग एडोलेसेंस के टाइम पे ज़्यादा, हाँ मैं एडोलेसेंस में नहीं हूँ यार बस। मोर ड्यूरिंग एडोलेसेंस, हैंस इट इज़ बेस्ट टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन दैट मे पुश एन एडोलेसेंट टुवर्ड्स यूज़ ऑफ ड्रग्स और एल्कोहल। तो हम लोगों को वो सिचुएशंस देखनी चाहिए, सोसाइटी को, पेरेंट्स को, ये चीज़ें देखो कि क्या चीज़ उनको मोटिवेट कर रहा है ड्रग और एल्कोहल लेने के लिए। अब ऐसे ही मज़े मज़े में तो कोई इतना आदत नहीं गिर लेता यार इन सब चीज़ों की। ठीक है, तो वो चीज़ें देखो, उन चीज़ों को हटाई दो, उन सोर्सेज को ही हटा दो जो उनको मोटिवेट करके अल्कोहल ड्रग्स की तरफ लेके जा रहे हैं। एंड टू टेक रेमेडियल मेजर्स वेल इन टाइम, और समय रहते समय उनको उस जंगल से बाहर निकाल लो भाई। इन दिस रिगार्ड द पेरेंट्स एंड द टीचर्स हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पेरेंट्स हैं और जो शिक्षक लोग हैं उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा घर पे पेरेंट्स के पास रहता है, स्कूल में टीचर्स के पास रहता है। Parenting that combines with a high level of nurturance and consistent discipline has been associated with lower risk of substance abuse। मतलब वैसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं डांट धमका के रखते हैं, जैसे कि मेरे पेरेंट्स हैं यार, मतलब दे आर कंसर्न अबाउट एवरीथिंग। उनको पता है कि इस एज में क्या क्या हो सकता है, तो वो चीज़ मेरे को पहले आगाह करके बताते हैं। ठीक है, कि भाई ऐसा हो तो मुझे बताना, ऐसा हो तो बताना। हाँ, कई बार वो सपोर्ट नहीं भी करते हैं, माना कि बहुत जगह ऐसी होती हैं जहाँ वो एकदम ऐसा प्रेशर सा लगने लगता है, मुझे भी लगता था एट द टाइम ऑफ माई नीट प्रिपरेशन। मुझे बिल्कुल ऐसे घर वालों से बात करने का मन नहीं करता था, बट मैं कभी उस लाइन में नहीं गई, जैसे कि ड्रग्स एल्कोहल अब्यूज़ वाली लाइन में। तो ऐसे पेरेंट्स जो बहुत कंसर्न रहते हैं अपने बच्चों के लिए, ध्यान रखते हैं,
वो फिर उनके बच्चों का ये रिस्क ख़त्म हो जाता है कि वो अल्कोहल का यूज़ करेंगे। सम ऑफ द मेजर्स मैंशनड हियर, कुछ हमको बातें बताइए कि किस तरीके से बचाएं। अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, एवरी चाइल्ड हैज़ हिज हर ऑन चॉइस एंड पर्सनैलिटी, सब लोगों की अपनी पसंद होती है, अपनी पर्सनैलिटी होती है, विच शुड बी रिस्पेक्टेड, जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। ज़बरदस्ती पेरेंट्स कई बार बहुत ज़्यादा वज़न थोप देते हैं बच्चों पे और फिर बच्चा सुसाइड तक कर लेता है। कोटा में यही हो रहा है, ज़बरदस्ती नीट के लिए भेज दिया और वो मे भी नहीं हो पा रहा उनसे भाई। मतलब आई नो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं भाई इस एग्ज़ाम के लिए, बहुत मेहनत करते हैं, बट जिस हिसाब से कट ऑफ का रेंज जा रहा है आगे आगे और जो हमारा रिजर्वेशन का एरिया है वो चीज़ हम लोगों को बहुत ऐसे डिमोटिवेट कर देता है और फिर बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं यार। ठीक है, अ चाइल्ड शुड नॉट बी पुश्ड अनड्यूली टू परफॉर्म बियॉन्ड हिज हर थ्रेशोल्ड लिमिट्स, बी स्टडीज, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटी। चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, बच्चों को इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए उनके ऊपर। ठीक है, मतलब जितना वो कर सकते हैं अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से वो वैसे भी करेंगे। कौन सा बच्चा चाहता है कि मैं लूज़र कहलाऊं? अगर मान लो मैं किसी खेल में हूँ, अगर मैं रेस में हूँ, तो अगर मुझे कोई प्रेशर ना भी दे तो मेरे ऊपर खुद का ये प्रेशर रहता है कि मैं अपना 100% दूँ। बट अगर ज़बरदस्ती कोई मेरे को आगे टोक रहा है बार बार में तो उस चीज़ से फिर परफॉर्मेंस कम ही होती है। ठीक है, देन आता है एजुकेशन एंड काउंसलिंग, एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग हिम हर टू फेस प्रॉब्लम एंड स्ट्रेसेस एंड टू एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब कई बच्चे बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, मार्क्स को लेके बहुत रोने बैठ जाते हैं, बट पेरेंट्स ये चीज़ समझते नहीं है। मैं तो सीधी सी बात, यहाँ पर जो भी लिखा है ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है हमारी सोसाइटी में, दैट्स इट। ठीक है, तुमको भी पता है तुम्हारे पेरेंट्स कैसे, मुझे भी पता है मेरे पेरेंट्स कैसे हैं। ठीक है, वो लोग अगर मैं उनको कहूँगी कि आई एम डिप्रेस तो दे विल लाफ एट इट कि ये कुछ बीमारी नहीं होती। मतलब दे जस्ट वांट कि फिजिकली हमारा बच्चा हेल्थी हो, मेंटल स्टेबिलिटी से दे डोंट केयर अबाउट दैट। मतलब उनको नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो वो समझते हैं कि भाई मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन ये क्या होता है, ये तो हमारे टाइम में नहीं था, तुमको क्या नया टाइम मिला है। मतलब अगर कोई कहता भी है तो हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, तुमको बड़े नखरे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, काम ना करने के बहाने। कोई कुछ नहीं समझता। ठीक है, बाकी बुक में लिखा पढ़ना पड़ेगा। इट वुड बी ऑल्सो वर्थ वाइल टू चैनलाइज द चाइल्ड्स एनर्जी इन टू हेल्दी पर्सन लाइक स्पोर्ट्स, रीडिंग, म्यूजिक। हम लोगों को कोई मतलब आजकल के पेरेंट्स को कोई इंटरेस्ट नहीं होता ये जानने में कि उनका बच्चा एक्चुअल में करना क्या चाहता है। ठीक है, तो दे जस्ट वांट कि हम जो चाहते हैं वो ये करेगा, उनको कोई मतलब नहीं। उसको गाना अच्छा आता है तो क्या फ़र्क पड़ता है कौन गाता है, गाने में फ्यूचर है क्या, वो बस सिंपली ये कहते हैं। और ख़ास करके मतलब मेरे पेरेंट्स तो खुद ऐसे ही थे भाई, मैं क्यों झूठ बोलूँ। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर शुड बी सॉट इमीडिएटली सो दैट दे कैन गाइड अप्रोप्रिएटली। मतलब पेरेंट्स और फ्रेंड्स से ईजिली बात करनी चाहिए हमको। हाँ, इतने फ्रेंडली वो हैं नहीं जो हमारे पेरेंट्स लोग हैं, कुछ समझते तो है नहीं। बाकी ठीक है, तुम लोग फ्रेंड्स से अपनी बात करो ताकि मतलब अच्छे फ्रेंड्स, ऐसे नहीं खुद ऐसा नशेड़ी फ्रेंड ढूंढ रखा है तुमने, वो तो भाई फिर क्या ही ज्ञान देगा तुमको। ऐसे एक जेन्युइन अच्छा फ्रेंड रखो। ठीक है, जस्ट लाइक जेठालाल एंड तारक मेहता फ्रेंडशिप, तो जो तुमको अप्रोप्रिएट अच्छे तरीके से गाइड कर सके। हेल्प मी इवन बी सॉट फ्रॉम क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड्स बिसाइड गेटिंग प्रॉपर एडवाइस टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम, दिस वुड हेल्प। तो अगर हम लोग अच्छे से हेल्प नहीं लेंगे तो हमको एंजाइटी रहेगी, गिल्ट रहेगा, जीवन भर रिग्रेट करेंगे सब चीज़ों को। ठीक है, अगर हम अच्छे से बात नहीं करते हैं तो लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, अलर्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स नीड टू लुक फॉर आइडेंटिफाई द डेंजर साइन डिस्कस्ड अबव। इवन फ्रेंड्स इफ दे फाइंड समवन यूजिंग ड्रग्स और अल्कोहल शुड नॉट हेजिटेट टू ब्रिंग हिम टू नोटिस ऑफ पेरेंट्स और टीचर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन कंसर्न। अगर कोई तुम्हारा दोस्त अल्कोहल ड्रग्स अब्यूज़ करता है तो कोई झिझकने वाली बात नहीं है, उसके पेरेंट्स से, उसके टीचर से शिकायत करो खुल के, क्योंकि तुम उसके जीवन संवार रहे हो। ठीक है, तो तुम उसके लिए अच्छे साबित होगे। अप्रोप्रिएट मेजर वुड देन बी रिक्वायर्ड टू डायग्नोज द मैलेडी एंड द अंडरलाइंग कोजेस, दिस वुड हेल्प इन इनिशिएटिंग प्रॉपर रेमेडियल स्टेप्स और ट्रीटमेंट। अगर तुम टाइम रहते बता दोगे तो वो उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा, अच्छे से वो सुधर जाएगा। ठीक है, तुम्हारा ही दोस्त है भाई। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, अ लॉट ऑफ हेल्प इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, डी एडिक्शन के लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है ताकि वो ऐसे इंडिविजुअल को इंस्पायर कर सके, ऐसे इंडिविजुअल को सुधार सके जिनको ड्रग का एडिक्शन है। इंडिविजुअल्स हु हैव अनफॉर्चुनेटली गॉट इनटू द क्वैगमायर ऑफ ड्रग एल्कोहल अब्यूज़, जो ड्रग एल्कोहल अब्यूज़ के चंगुल में फंस चुके हैं, ऐसे लोगों को बाहर निकालने के लिए हमारे पास साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। विद सच हेल्प, ऐसी मदद के साथ, द इफेक्टेड इंडिविजुअल विद सफिशिएंट एफर्ट्स एंड विल पावर कैन गेट रिड ऑफ प्रॉब्लम कम्प्लीटली एंड लेड टू अ परफेक्टली नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफ। अगर हम इस तरीके के लोगों का हेल्प लें तो ईजिली बच्चे सुधर सकते हैं।
ठीक है, सब लोगों की लाइफ एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल से वो जी सकते हैं। तो भाई अगर तुम्हारे बस में कुछ है तो जितना तुम कर सकते हो उससे 1% ज़्यादा ही करो। ठीक है, मैं तो यही कहूँगी तुमको। फिलहाल तो तुम लोग पढ़ाई करो, जितना तुम पढ़ रहे हो उससे 100% ज़्यादा ही दो। ठीक है, बाकी जितना तुम्हारा, जब तक तुम्हारा शरीर साथ दे तब तक पढ़ो, पढ़ाई को छोड़ो मत, कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखो। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।